नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कोरोना वायरस पर हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। दरअसल अब भारत में जो वेरिएंट पाया जा रहा है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसे कह रहे हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो सिर्फ डबल म्यूटेशन ही नहीं है, कई और म्यूटेशंस भी देखी जा रही हैं, लेकिन इसको इस नाम से ज्यादा जाना जा रहा है। अब इसकी वजह से भारत की टेंशन या चिंता बढ़ गई है। WHO ने भी कह दिया है कि भारत का नया वेरिएंट जो है वो एक वायरस ऑफ कंसर्न है, यानी कि इस पर चिंता करने की जरूरत है। और ये इसलिए क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा आसानी से फैलता है। आपको बता दें कि ये जो यूके वेरिएंट है उससे भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला पाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो भी फैलता था तेजी से, लेकिन ये डबल म्यूटेंट भी चिंता का विषय बन गया है। बल्कि एक चिंता ये भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि शायद जो वैक्सीन लगाने पे एंटीबॉडी पैदा होती है उससे वो कहीं ना कहीं बचकर ना निकल जाए। ये चिंता लोगों के बीच में बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में इस वक्त कई स्ट्रेन्स हैं जो कि पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम मौजूदा स्ट्रेन्स कह सकते हैं। उनमें से सबसे पहले वुहान से आया चाइना का स्ट्रेन है, यूके का स्ट्रेन है और अब ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी है। यही सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं भारत में। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति गुरदसानी जुड़ चुकी है, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। उनसे सबसे पहले पूछ लेते हैं, बाद में हमारे साथ डॉक्टर नितिन बागला भी जोड़ेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर दीप्ति आपसे बात करते हैं। जो भारत का वेरिएंट है, अभी तक भारत ने उसे कॉज ऑफ कंसर्न नहीं माना है, अभी तक ऐसा कहा नहीं है कि यही वजह है जिसकी वजह से हमारे नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यूके ने मान लिया है। क्यों? तो इंडिया में ये वेरिएंट बहुत जल्दी फैल गया है, काफी स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, और उसी टाइम हमने देखा है कि इन्फेक्शन भी इंडिया में बहुत जल्दी फैल गया है। यूके में ये वेरिएंट 4 हफ्ते पहले बिल्कुल नहीं था और 4 हफ्तों में ये वेरिएंट बहुत जल्दी फैल गया है। और चिंता की ये बात है कि ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले में बहुत जल्दी फैल रहा है। तो एक हफ्ते में ये वेरिएंट 2 गुना बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरे वेरिएंट्स हैं, जो हमारा मेन वेरिएंट है B117, जो हम जानते हैं ज्यादा आसानी से फैलता है, वो वेरिएंट कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा आसानी से फैलता है। इसका पूरा कारण हमें अभी पता नहीं है, पर ये चिंता की बात है और इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या तीसरी वेव के लिए हमारे लिए चिंता के विषय हो जाएगा ये नया वेरिएंट, क्योंकि अभी तीसरी वेव को लेकर चिंता बढ़ रही है, तो फिर उसको तो और तेजी मिल जाएगी। तो चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अभी यूके में जो हमारा सबसे मुख्य वेरिएंट था B117, हम जानते हैं ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा आसानी से फैलता था, तो 70% ज्यादा आसानी से फैलता था। अब ये वेरिएंट हमारे मुख्य वेरिएंट B117 से ज्यादा आसानी से फैल रहा है। इसका मतलब है कि इसकी फैलने की शक्ति दूसरे वेरिएंट से काफी ज्यादा है। अब क्यों फैल रहा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ज्यादा आसानी से फैलता है, ज्यादा जल्दी फैलता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये वेरिएंट जो हमारी इम्यूनिटी शक्ति है उससे कुछ हद तक बच सकता है। इसका सही कारण हमें अभी पता नहीं है, पर ये चिंता की बात है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं हमें लगता है कि ये वेरिएंट अभी इंडिया और यूके में इसलिए फैल रहा है क्योंकि ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा के मुकाबले में ज्यादा फिट है। इसका मतलब है ज्यादा आसानी से फैलता है। संक्रामक ज्यादा है, ज्यादा आसानी से फैल रहा है, ये तो हम समझते हैं, लेकिन क्या इससे जो बीमारी हो रही है वो ज्यादा गंभीर हो रही है? इसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज भी ज्यादा है? हमें इसके बारे में अभी पता नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले वेरिएंट्स, जैसे जो यूके में है B117, जो ज्यादा आसानी से फैलता है, हमें पता है कि अभी ज्यादा गंभीर रोग और हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स भी उस वेरिएंट से ज्यादा है। तो ये हो सकता है कि ये वेरिएंट ज्यादा गंभीर रोग कॉज कर सकता है, पर इसका अभी हमें पूरी हद तक पता नहीं है और इस पे हमें अर्जेंट रिसर्च करना चाहिए और करना पड़ेगा। आप तो कह रही हैं कि अर्जेंट रिसर्च करना चाहिए, लेकिन रिसर्च उतनी हो नहीं पा रही। कितना जरूरी है जीनोम सीक्वेंसिंग करना और इन वेरिएंट्स को समझना, ताकि हम इनसे लड़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना सकें?
तो रिसर्च बहुत जरूरी है। तो अभी इंडिया में ज्यादा सीक्वेंसिंग नहीं हुई है, जो जितनी कम सीक्वेंसिंग हुई है उसको देखकर हमें लगता है कि ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा जल्दी फैल रहा है। तो हमें अभी ज्यादा सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, और वैक्सीन किस हद तक ये वेरिएंट रोक सकती हैं वो भी हमें देखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अगर ये वेरिएंट वैक्सीन से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकता है, फिर भी गंभीर रोग से ये वेरिएंट बचाएगा। तो अगर आपको वैक्सीन उपलब्ध है, आपको बहुत जरूरी उन्हें लेना चाहिए, पर फिर भी हमें पता है कि ये वायरस हवा से फैलता है, और जब रिसर्च हो रहा है हमें फिर भी अपने आप को इससे सुरक्षित रखना चाहिए। तो इसका मतलब है मास्क लगे रहना, दूसरे लोगों से दूर रहना, हवा अंदर लाना, तो खिड़कियां दरवाजे खुले रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वेरिएंट आसानी से फैल सकता है, पर फिर भी एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलने के लिए कुछ कांटेक्ट, हवा में कुछ कांटेक्ट जरूरी है। तो अगर हम इसको कम रखें, हम इस वेरिएंट का फैलना रोक सकते हैं। जी दीप्ति, क्या अगर हम इस वायरस को बेहतर समझ लेते हैं, अगर इसकी स्टडी करते हैं, तो क्या हम कोई स्ट्रैटेजी कंट्री वाइड बना सकेंगे, और क्या इसका लॉकडाउन हो या ना हो, इसको लेकर के डिसीजन लेने में आसानी मिलेगी? मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ज्यादा लोगों को मारेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये वेरिएंट पिछले 2 महीनों से इंडिया में फैल रहा है। महाराष्ट्र में ये एंड ऑफ फरवरी से फैल रहा था। तो ये नई चीज नहीं है। गवर्नमेंट इतना लेट एक्शन क्यों ले रही है मुझे नहीं पता, पर जब हम देखते हैं कि कोई वेरिएंट इतना जल्दी फैल रहा है, इसका रिस्पांस होना चाहिए है इमीडिएट लॉकडाउन। और मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन जो सबसे पुअर लोग हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है, तो बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन रखे, पर उन लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट दे। क्योंकि अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो लोग मरते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो अभी लोग मर रहे हैं वो 3 हफ्ते पहले उन्हें कोविड हुआ है, क्योंकि इन्फेक्शन से मौत तक 3 हफ्ते लगते हैं। इसका मतलब है कि जो अभी इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो 3 हफ्ते पहले से बहुत ज्यादा है, उनका जो रिजल्ट है हम अभी 3 हफ्तों में देखेंगे। इसका मतलब है कि जितने लोग मर रहे हैं अभी, उससे ये सिचुएशन और गंभीर होगी अगले 3 हफ्तों में। तो अभी एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते हैं, ये सिचुएशन और गंभीर होती रहेगी और लोग मरते रहेंगे। हमें पता है कि जितने इन्फेक्शंस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, जितने डेथ्स रिपोर्ट हो रहे हैं, वो एक्चुअल डेथ्स और एक्चुअल इन्फेक्शन उससे काफी गुना ज्यादा हैं। बिल्कुल, आपने सही चेताया। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति जुड़ी थी, जो कि क्लिनिकल एपिडेमोलॉजिस्ट हैं क्वीन मेरी लंदन यूनिवर्सिटी से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब हमारे साथ डॉक्टर बागला जुड़ गए हैं, जो कि कंसल्टेंट सेल्यूलर पैथोलॉजिस्ट हैं ईस्ट केंट यूके से। शुक्रिया डॉक्टर बागला हमसे बात करने के लिए। आप केंट से हैं। इंग्लिश वेरिएंट जो ओरिजिनल है, जिसके बारे में हम दिखा भी रहे हैं और हम अपने ग्राफिक्स में भी लोगों को दिखा रहे हैं कि वो जो है वो वहीं से आया था। आप लोग उससे गुजर चुके हैं, जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। तो किस तरीके से वहां पर उसे काउंटर किया गया और निपटा गया? क्योंकि ऐसी खबरें जो भारत से आ रही हैं, भले ही आपका देश ज्यादा विकसित है, लेकिन फिर भी भारत की भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी अगर उसे ढंग से काउंटर कर लेते। तो ऐसा क्या किया वहां पे जो केंट में हुआ, जो हम नहीं कर पा रहे हैं? तो इसमें सबसे जरूरी चीज है, जैसे आपके अभी क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहे थे क्वीन मैरी से, तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि प्लानिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक काम कर रही थी कि जितना भी डेटा है वो रिकॉर्ड हो रहा था। तो जितनी भी पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जितने भी डेथ्स हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो उसकी वजह से somebody is keeping an eye on it, like a clinical epidemiologist और जो उनके स्टैटिस्टिशियन है। तो उसमें एक होता है कि रेट ऑफ स्प्रेड कितना है, जिसको आर वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को पता है, बिकॉज बोरिस जॉनसन रोज टीवी पे आके बता रहा था कि आर वैल्यू कितनी बढ़ रही है। तो उसमें उन्होंने सडनली नोटिस किया। तो आर वैल्यू इज सिंपली कि आज अगर 100 केसेस है, कल भी 100 है, परसों भी 100 है, तो आर वैल्यू रफली 1 है। पर अगर वो डबल होनी शुरू होगी, आज 100 है, कल 200 है, तो वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है। तो अगर जैसे ही 1 से ऊपर होती है तो 2, 4, 3 और 10 ही दिन में इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल। तो दे वर कीपिंग एन आई ऑन इट। और कैंट में दे नोटिस्ड कि तो 2 थिंग्स वर हैपनिंग कि एक तो कैंट में आर वैल्यू वाज गोइंग अप
एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सैंपल हुए थे, आई थिंक उसका 10, आई माइट बी रॉन्ग, बट 10% का सीक्वेंसिंग दे वर डूइंग इन कैम्ब्रिज, एंड देन दे लिंक्ड इट टू अ न्यू वेरिएंट दैट वाज अराइजिंग। तो एक न्यू वेरिएंट आ रहा था केंट में, और उसके साथ आर वैल्यू भी इंक्रीज कर रही थी। तो उसके लिए दे केप्ट एन आई ऑन इट, एंड इमीडिएटली उन्होंने बोला कि वी नीड टू डू अ सर्किट ब्रेकर। तो उसमें सबसे पहले केंट को हाईएस्ट रिस्क जोन में डाल के सब कुछ बंद कर दिया कि यहाँ से ट्रेवल अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर के हिसाब से सडन पूरा लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद फिर जो रिसोर्स, मैं आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर बागला, आप कह रहे हैं केंट को एक तरह से अलग थलग कर दिया गया, उसको एकदम आइसोलेट कर दिया गया। तो शायद महाराष्ट्र में जब हमारे यहाँ दिखना शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के साथ भी वही किया जाना चाहिए था। हाँ, तो आइसोलेट इन द सेंस जोन्स बना दिए थे। सो हाई रिस्क जोन 1, 2, 3, सो लंदन है वो जोन 3 में था। सो सडनली केंट को हाईएस्ट जोन में डिक्लेयर कर दिया, विच मीन्स कंप्लीट लॉकडाउन एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर्स, और एकदम जो एसेंशियल सर्विसेज है कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सो ये उन्होंने बोल दिया था कि केंट को कर दो। उसके बाद उन्होंने जल्दी नोटिस किया केंट से लंदन में भी फैल गया, तो केंट और लंदन दोनों को कर दो। उसके बाद पता चला और भी एरियाज में फैल रहा है, तो वो फटाफट उसी हिसाब से। तो एम है कि जो स्टैटिस्टिशियन है वो आर वैल्यू पे नजर रख रहे हैं, और जो पॉलिटिशियन है वो उस आर वैल्यू को कम करने के लिए दे आर डूइंग लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन। द होल आइडिया इज कि आर वैल्यू को कंट्रोल करो, तो जो डेथ्स होनी है वो तो होनी है। द ओनली थिंग वो ये कर रहे हैं कि एकदम से स्पाइक ना आए, क्योंकि हमको पता है कि कैंट में रिसोर्सिंग कितनी है, कितने आईसीयू बेड्स हैं, कितने पेशेंट एनएचएस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक एनएचएस सरकारी सिस्टम ही है। तो सरकारी सिस्टम, आप जो बातें कर रहे हैं वो एक क्लिनिकल अप्रोच करने की, एक साइंटिफिक अप्रोच की कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद हिंदुस्तान में वही गलती होगी कि हमने वायरस के साथ साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखी, पॉपुलर अप्रोच रखी। आप क्या मानते हैं? आई थिंक आई विल एग्री विद यू। तो आप अब क्या कहेंगे कि अब हमारे आगे जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए? तो अभी जो हो रहा है वो, जैसे आपके वो क्वीन मैरी से एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो सबसे जरूरी है अभी एक सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर करेंगे तो उससे फ्यूचर डेथ प्रिवेंट हो जाएंगी। तो जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है वो आप डेथ रेट देखेंगे 3 वीक में, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो जो हेडलाइन है वो कंटिन्यू रहेगी 3 वीक तक, बट हमको ये देखना है कि 1 महीने बाद ये सेम हेडलाइंस ना हो कि इतना बुरा हाल हो गया है। और सेकंड है कि हमको थर्ड वेव प्रिवेंट करनी है। अब थर्ड वेव प्रिवेंट करने के लिए मैं समझ सकता हूं कि वहां पे पूरा डेटा नहीं होगा, पर जितना भी डेटा है वो अच्छा है, क्योंकि एक सैंपल साइज है उसमें। तो उसमें दे हैव टू जस्ट कीप मॉनिटरिंग कि आर वैल्यू कैसे बढ़ रही है। तो ग्राफ को अगर देखेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे जा रहा है, उसको कैसे नीचे रखना है। और रिसोर्स प्लानिंग की, हमारे पास कितने आईसीयू बेड हैं, कितना प्राइवेट सेक्टर है, कितना क्या है, वो कितना कोप कर सकता है, उसके हिसाब से आर वैल्यू को कम करते रहो। जैसे ही आर वैल्यू बढ़ने लगती है लॉकडाउन कर दो, आर वैल्यू नीचे आई फिर थोड़ा यूज कर दो फिर। तो ये एक somebody will have to keep an eye on the ball. That is one thing. Second thing is vaccine. It's vaccine basically. तो अगर थर्ड वेव प्रिवेंट करनी है तो वैक्सीन सबसे जरूरी है। अब यूके में यहाँ की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लग चुकी है, और आई थिंक ऑलमोस्ट 20%, मे बी आई एम रॉन्ग, को 2 डोज लग चुकी है। तो इसीलिए अब बोरिस जॉनसन ने बोला है कि दिस वाज द लास्ट लॉकडाउन। आई थिंक अभी 17 मई से दे आर ओपनिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और एम ये है कि उसके बाद कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वो इस कॉन्फिडेंस की वजह, उसका कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि ज्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुका है। तो उसकी वजह से जो हॉस्पिटल रेट है, एडमिशन रेट और डेथ रेट जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन रेट पे कम, उस पर भी फर्क पड़ेगा, बट इतना वो सब भी ट्रांसमिशन तो होगा, बट ये कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो ओवरवेलम नहीं होंगी दोबारा। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैक्सीनेशन कितनी अहम हो जाती है हम अपने दर्शकों को बता दें। मैं अपने कॉलीग्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, डॉक्टर रोहित हैं, उनका भी हम एक इंटरव्यू किया, उनसे भी बात की थी वैक्सीनेशन को लेकर, उनसे सवाल पूछा था, उसको भी हम पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम यूके से आप एक्सपर्ट से बात करवा चुके हैं, अब अमेरिका से भी एक्सपर्ट की सुनिए कि वैक्सीन को लेकर के वो क्या बोलते हैं कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। जी बिल्कुल, एंड में आज से चाहे 1 साल लगे या 4 साल लगे, जब तक कि पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं होती तब तक हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस जब तक कि होस्ट नहीं मिलता इसको, मतलब कि किसी के ऊपर काबू पाने से तभी वो स्प्रेड होता है।
तो अगर कोई ह्यूमन होस्ट ही नहीं रहता तो ये वायरस अपने आप चले जाएगा। पोलियो ऐसे ही चले गया, स्मॉल पॉक्स ऐसे ही चले गया, क्योंकि हमने 100% लोगों को वैक्सीनेट किया। अब इसमें भी ये उम्मीद है कि अगर हम 70 या 80% लोगों को वैक्सीनेट करें पर वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ अमेरिका या इजराइल या यूके में, इंडिया, अफ्रीका, चाइना, हर एक जगह पे ये वैक्सीन जरूरी होनी बहुत जरूरी होगी। और इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2-3 साल इजीली लग जाएंगे। सो लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं अपने आप को करेक्ट भी कर दूं, यूके से ही हमारे एक्सपर्ट थे, तो बहुत अहम हो जाता है। ये सारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रिया पहले, और सबकी बात एक ही है, वो यही कि हमें ख्याल रखना है कि तीसरी वेव ना आए, नजर रहे हमारी अपने इन नंबरों पर और स्ट्रैटेजी बनाई जाए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं, ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता हमसे बात करने के लिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं जो हमें बिहार से भेजा है वेदांत गुप्ता ने। मैं वेदांत गुप्ता सीभर बिहार से हूँ। मेरा सवाल यह है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद लोग क्यों वैक्सीन लगाएं जब बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई होगी? देखिए जी, ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही अहम प्रश्न है और बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि अगर मुझे कोविड हो गया है तो मेरे अंदर वो इम्यूनिटी आ गई है तो मुझे वैक्सीनेशन की जरूरत है या नहीं। देखिए, आज की तारीख में जो हमारे पास रिसर्च आया है वो ये कहता है कि जो एंटीबॉडी लेवल जो अगर आपको वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन दोनों के बाद मिलेगा वो काफी ज्यादा होता है और वो बेहतर होता है। और अभी ये थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ इन्फेक्शन से कि आपके पास एडिक्वेट एंटीबॉडी। तो अभी जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है, जो मेडिकल साइंस की रिकमेंडेशन है कि आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, उससे और कुछ भी तो आपकी इम्यूनिटी को और बूस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो दिल्ली से है भार्गवी का। मेरा नाम भार्गवी है। मैं चावड़ी बाजार ओल्ड दिल्ली में रहती हूँ। मेरा सवाल है कि बच्चों के लिए थर्ड वेव में खतरा कहाँ तक जा रहा है और बच्चों अपने लिए वैक्सीन कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वंस अगेन, क्योंकि जो सेकंड वेव में हमने देखा कि यंगर पीपल को ज्यादा पार होने को, क्योंकि जो ओल्डर लोग थे उसमें से काफी लोगों को वैक्सीनेशन मिल गई है। जैसे जो थर्ड वेव आएगा उसमें बच्चे भी काफी इफेक्ट, हम देख रहे हैं अभी कि जो बच्चे होते हैं वो कोविड से उनको चाहे ज्यादा इन्फेक्शन नहीं लेकिन कम से कम माइल्ड इन्फेक्शन तो हो ही रहा है, बुखार होता है और थोड़ा बॉडी एक होता है ऑल दैट स्टफ। तो जो थर्ड वेव है इसमें बच्चों से बचने के लिए, बच्चों को बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों का तो यूज करना ही पड़ेगा। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन अभी धीरे धीरे करके बच्चों में भी आएंगी अंडर 18 ईयर्स। कुछ जो फाइजर की वैक्सीन है वो 12 to 18 ईयर्स या 15 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में उन्होंने अप्रूव कर दी है। तो बस समय की बात है बिफोर इट गेट्स अप्रूव फॉर द इंडियन वैक्सीन जो है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो या कोविशील्ड या कोवैक्सिन हो, वो भी बच्चों में लगनी शुरू हो। बिल्कुल, तो आप बेफिक्र रहिए, की वैक्सीन आ रही है। जी, शुक्रिया डॉक्टर इन सवालों के जवाब देने का के लिए। लेकिन जाते जाते हम अपने दर्शकों को याद दिला देते हैं कि अगर वैक्सीनेशन के लिए आपको मौका मिल रहा है तो जरूर लगवाएं। अगर बाहर जा रहे हैं, वो भी अगर ऑफिस में काम करने के लिए, तो बंद कमरों के अंदर डबल मास्क जरूर पहनें और साफ सफाई बनाते रहें। फिलहाल हमारे शो में इतना ही। नमस्कार।